नमस्कार, आप देख रहे हैं मालव संदेश। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनासा प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय व्यास। आइए जानते हैं इनसे कि एक माह का लगभग बीत चुका है लॉकडाउन, और इसमें इनके क्या अनुभव हैं। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मालव संदेश के संपादक भाई धर्मेंद्र जी पाटीदार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आपके समाचार ऐप्स के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाने का मौका दिया। और सभी लोग मालव संदेश को अधिक से अधिक डाउनलोड करें और मालव संदेश पर प्राप्त होने वाली ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी देखें अपने मोबाइल के माध्यम से। मित्रों, जैसा कि करीब एक माह बीत चुका है, आज 22 तारीख से 22 तारीख हो गई हैं और लॉकडाउन को एक माह हो गया धर्मेंद्र जी। और इस एक माह में कई नए अनुभव प्राप्त हुए हैं हमें, क्योंकि एक माह से लगातार हर विभाग से, हर शासकीय विभाग हो, गांव हो, कस्बे हो, शहर हो, हर जगह से सिर्फ एक ही खबर कवरेज की हम लोगों ने, और वो लॉकडाउन को लेकर के, कोरोना संक्रमण को लेकर के, और क्या कुछ हुआ, क्या घटित हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, इससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसे कई नई चीज़ें जानकारी हमको मिली हैं जो आज मैं आपको बताना चाहूँगा। साथियों, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने आह्वान किया और उनके आह्वान के अनुसार उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो है अपील की लॉकडाउन करने की, और जनता ने बिल्कुल उसको समर्थन दिया। जनता कर्फ्यू से शुरुआत हुई थी इसकी, उसके बाद में लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन को बढ़ाया गया सेकंड चरण में, और सेकंड चरण का भी एक सप्ताह पूरा हो गया है। कहीं ना कहीं देश में कोरोना संक्रमण जो है बढ़ भी रहा है लॉकडाउन होने के बाद में, लेकिन इसके परिणाम भी अच्छा आ रहे हैं। लोग धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं नीमच ज़िले की प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने या जनता ने भी लॉकडाउन का पूरा पालन किया, तो उसके चलते सफलता अर्जित हुई। और आज हम कह सकते हैं कि हम रेड जोन, ऑरेंज जोन दोनों क्षेत्र से बाहर हैं और ग्रीन जोन में है। पूरी तरह से नीमच ज़िला सेफ है, सुरक्षित है। इस ग्रीन जोन, नीमच जिला जो ग्रीन जोन में आ रहा है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? नीमच ज़िला जो ग्रीन जोन में आ रहा है, इसका श्रेय मैं तो नीमच ज़िले की जनता जनार्दन को देना चाहूँगा, और साथ ही ज़िले के उन सभी पुलिस अधिकारियों को जिन्होंने ज़िले की कानून व्यवस्था को बनाए रखा, जो बराबर क्षेत्र की सीमाओं को पे चौकसी करते रहे। कोई ऐसे अफवाह स्वरूप लोग जो ज़िले में आकर के कोरोना महामारी को न फैलाएं, ऐसे लोगों को उन्होंने रोका। और कई ज़िले के लोगों ने भी जिम्मेदारी को समझा अपनी, जिसका हमने देखा है कि मनासा तहसील एक ऐसा उदाहरण है नीमच ज़िले में, जहां पर पूर्ण लॉकडाउन की जब ज़िले में शुरुआत हुई थी, तो नीमच ज़िले की सबसे बड़ी तहसील का गौरव हासिल है मनासा को। और नीमच में पूर्ण लॉकडाउन 2 दिन का रहा, जावद में 2 दिन का रहा, वहीं मनासा तहसील में पूर्ण लॉकडाउन 3 दिन का रहा। कहीं ना कहीं जनता ने प्रशासन को पूरा सहयोग दिया है, और प्रशासन भी मुस्तैदी से काम करता रहा। मनासा अनुविभागीय अधिकारी महोदय एसडीएम साहब ने बहुत ही अच्छी कमांड संभाली, और आम जनता को जोड़े रखा, लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। और हमने देखा है कि ज़िले में जहां तीनों अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में ज़िले में तीनों विधायक भाजपा के हैं। और वहीं ज़िले में जो लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते नज़र आ रहे हैं, वो मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव जी मारू, जो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को कोरोना से बचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लोगों को बोल रहे हैं कि आप लॉकडाउन का पालन करें, और बिल्कुल कमान संभाले हुए हैं। लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सभी की जीत है। इसमें हम कहें कि किसी एक को श्रेय देना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं मानता हूँ। इसमें सभी की जीत है।
इसी के बीच में एक खबर आई थी कि मेरिया खेड़ी ढाणी जो गांव है, जो डूब क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, जिसको मुआवजे के लिए भी काफ़ी समय से उन्होंने एसडीएम ऑफिस के चक्कर लगाए, कलेक्टर महोदय के यहाँ के चक्कर लगाए। इसके बाद भी अभी इस महामारी में वो काफ़ी आगे आए हैं और अन्य क्षेत्र में भी काफ़ी उन्होंने दान किया है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? ढाणी जैसा कि दान करने के लिए कई लोग आगे आए हैं, कई समाज सेवियों ने, कई सामाजिक संस्थाओं ने, कई धार्मिक संस्थाओं ने और कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने बढ़ चढ़ करके दान किया। और सिर्फ दान करना ही उचित नहीं था, लोगों ने सहयोग भी दिया। लोगों का रहना भी ज़रूरी था कि प्रशासनिक अमले की कमी थी, तो कहीं ना कहीं लोगों ने सहयोग किया। जैसा कि देश के प्रधान सेवक ने जनता से अपील की थी कि लोगों की मदद के लिए आगे आए, तो वैसे ही लोग आगे आए। लेकिन इस बीच में जब मुझे सूचना मिली, मैं ढाणी के एक जिम्मेदार जागरूक नागरिक बबलू सिंह चारण के द्वारा सूचना दी गई मुझे, उन्होंने बताया मुझे कि हम लोग जो है हमारी इच्छा है कि जब बाढ़ आई थी वहाँ पर ढाणी में, हमने देखा था कि वर्ष 2019 सितंबर में जो भीषण आपदा आई थी अतिवर्षा के कारण गांव ढाणी के लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। और ढाणी गांव की मदद करने के लिए नीमच ज़िले से कई लोगों ने, कई समाज सेवी संस्थाओं ने, शासकीय संस्थाओं ने हाथ उठा करके ढाणी के लोगों की मदद की थी और पूरी तरह से तबाह हो चुके गांव को वापस से बसाने में सहयोग किया था। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि जब ऐसी भीषण आपदा में लोगों ने हमारी मदद की, तो कहीं ना कहीं आज ईश्वर ने हमें दिया है और हम चाहते हैं कि एक छोटा सा एक अवसर मिला है हमको मदद करने का, तो क्यों हम पीछे रहें। तो चूँकि अभी आप सब जानते हैं कि अपना कृषि प्रधान एरिया है पूरा, तो ऐसे में भी सभी के अपने एरिया में गेहूँ की फसल का उपार्जन अभी हो रहा था। तो ऐसे में उनके द्वारा जो है एक अच्छा प्रयास किया गया और करीब 50-50 किलो गेहूँ प्रत्येक घर से इकट्ठे करके 15 कुंटल के लगभग गेहूँ का दान किया गया। तो जब दानदाताओं में ऐसे नाम शुमार होते हैं जो खुद पीड़ित थे, एक वर्ष पूर्व जो अपनी मांगे मनवाने के लिए धरना दे रहे थे, हमने देखा था कि करीब 8-10 दिन से लगातार धरना दिया था यहाँ पर और धरने के दौरान भी बड़े परेशान हुए थे वो लोग। तो ऐसे में वो लोग अगर 6 माह बाद में, 8 माह बाद में कोरोना संक्रमित लोगों संक्रमण के कारण जो लोग प्रभावित हुए हैं उनकी मदद के लिए आ गया है, तो काफ़ी अच्छा रहा और मैं तो इस प्रयास की सराहना करता हूँ और उनको मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। ऐसे कई लोग आगे आए हैं, लेकिन जब ऐसे लोग आगे आते हैं तो कई और लोगों में भावनाएं बढ़ती है मदद करने की। इसमें पाटीदार समाज भी आगे आया था, इसमें संबंध में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, पाटीदार समाज की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि हमने देखा था कि गांव देवरान जो बाढ़ से प्रभावित हुआ था पूरी तरीके से, और एक दिवस में उन लोगों ने देवरान गांव की साफ़ सफाई करके, लोगों की मदद करके, और जो मलबा प्रशासन रामपुरा से आज तक नहीं हटा पाया। बाढ़ के निशान आज भी रामपुरा में मौजूद हैं, लेकिन पाटीदार समाज ने देवरान गांव को एक दिन में ऐसा कर दिया था कि जिससे कि वहाँ बाढ़ आई नहीं हो। और उसी का उनकी हौसला, उनकी हिम्मत और हौसले को हम सलाम करते हैं। और उन्होंने जो आज पहल की पाटीदार समाज ने, उन्होंने भी आगे बढ़ कर के पाटीदार समाज के अध्यक्ष बद्रीलाल जी पटेल के नेतृत्व में सभी समाजजन आगे आए और उन्होंने बहुत अच्छी पहल की और ज़रूरतमंद लोगों तक अन्न पहुंचाया। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रयास किया, हम उनकी तारीफ़ करते हैं। और ऐसे में शहर से जिससे जैसी मदद हुई, मैं एक नाम बताना चाहूँगा आज आपको, आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि एक फुलपुरा में शनि मंदिर के पुजारी जी हैं। उन पुजारी जी, ऐसे लोग भी आते हैं जैसे दान करने के लिए, जो मतलब जिनके नाम गुमनाम रहते हैं जी। मैं आज आपको कई नाम बताऊंगा ऐसे, जिन लोगों ने इस मुहिम में दान किया, लोगों की मदद की, लेकिन वो चाहते ही नहीं है कि हम आगे आए, नाम हुए। और ऐसी कड़ी में जो है फुलपुरा में शनि मंदिर है, शनि मंदिर के पुजारी जी हैं। पुजारी जी के लड़के ये मनासा में अपने मोरवन चौराहे पे निवास करते हैं। तो उनके द्वारा एक किसी व्यक्ति के विशेष के माध्यम से को 2000 रुपये पहुँचाए उन्होंने कहा कि 2000 रुपये आप किसी भी ज़रूरतमंद की मदद के लिए दे दीजिएगा। तो जिस व्यक्ति को उन्होंने 2000 रुपये दिए वो बालाजी मंदिर के पुजारी जी हैं, रामनिवास जी पंचारिया। तो पंडित जी 2000 रुपये लेकर के मेरे पास में आए। उन्होंने कहा कि संजय भाई यार, आप ऐसे कार्य करते रहते हैं और चूँकि आप प्रेस लाइन से जुड़े हुए हैं, तो ये 2000 रुपये की मदद आप
कहीं भी कर दीजिएगा। तो वो खैर मदद मैंने मेरे स्तर पे की है उन 2000 रुपये की, उनसे लेकर के। लेकिन ऐसे नाम हैं जिनको किसी ने कहा नहीं, लेकिन स्वयं प्रेरित होकर के आज दान की राशि चाहे 1 रुपया दो या 1 लाख दो, लेकिन देने की भावना होना चाहिए। और विश्वास करेंगे जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से मनासा में गायत्री कॉलोनी है, गायत्री मंदिर के यहाँ पर, तो वहाँ के प्रत्येक परिवार ने एक नियम बना लिया था कि एक सदस्य का भोजन हम अतिरिक्त बनाएंगे, एक सदस्य का भोजन अतिरिक्त बनाएंगे हम लोग। और उन्होंने एक पैकेट तैयार करके ऐसे करीब 200 पैकेट गायत्री कॉलोनी के लोगों ने तैयार किए, और तैयार करके और वो पैकेट उन्होंने जो है गांव में अपने स्तर पे अपने वहीं कॉलोनी के लोगों के माध्यम से वितरित करवाया, मध्यम वर्गीय परिवारों में वितरित करवाया, और आज भी इनकी ये प्रयास जारी हैं। उसके अलावा और भी ऐसे लोग हैं, जैसे पंजाबी समाज, हमारी पंजाबी सेवा समिति, ये कई युवा साथी हैं जिनके द्वारा ये कार्य लगातार किया जा रहा है। उनके द्वारा भोजन के पैकेट बना के बांटे जा रहे हैं, दूध की व्यवस्था की जा रही है। जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से पंजाबी समाज के युवा चेहरे, जिसमें हम कह सकते हैं प्रदीप जी मलिक, नवीन जी दुआ, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो लगातार अपनी सेवा कार्य को अनवरत जारी रखे हुए हैं। हाँ जी, बताइए। ये तो हुई दान की बात। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका प्रेस क्लब अध्यक्ष भी हैं, आप काफ़ी फील्ड में भी हैं और काफ़ी इस लाइन से अनुभव भी रखते हैं, तो इससे आने वाली आर्थिक मंदी के बारे में थोड़ी सी प्रकाश डालें। अब आर्थिक मंदी को लेकर के खैर, चूँकि आर्थिक विश्लेषण के बारे में इतना से ज़्यादा विशेष जानकारी तो नहीं रख पाता हूँ मैं, फिर भी कहीं ना कहीं ये है कि जैसे आज हम लोगों को हम उन किसान वर्ग को देख लेते हैं, इस बीच में मध्यम वर्गीय देख लेते हैं, हम कई व्यवसायियों के बारे में हमने जानकारी रख ली। लेकिन मैं एक आपके समाचार चैनल के माध्यम से एक ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा शासन प्रशासन का, अगर निगाह जाती है उनकी, तो कि कई मोटर मालिक हैं, वाहन मालिक हैं, शासन ने मोटर मालिकों और वाहन मालिकों को जो है कह सकते हैं अपन की, जिनकी रोजी रोटी नीचे चलती हैं, जिन बसों में कभी हमने भी सफ़र किया है, आज उन बसों के पहिए थमे हुए करीब 1 माह हो गया है, और शासन के द्वारा इन मोटर मालिकों के लिए कोई ऐसी राहत भरी खबर या सूचना अभी तक नहीं आई है। क्योंकि आप खुद जानते हैं धर्मेंद्र जी की वाहन बस है अगर, तो बस का जो स्पेयर में बस पड़ी हुई है उसका भी टैक्स लगता है, और जो बस परमिट की उसका भी टैक्स लगता है, और जो टैक्स लगता है वो किलोमीटर के अकॉर्डिंग पर सीट के हिसाब से लगता है। शासन के द्वारा जो टैक्स लगता है बसों के ऊपर, अगर बस 50 सीटर है और अगर उसकी जो किलोमीटर की दूरी है वो नीमच से शामगढ़ तक की है, करीब 180 किलोमीटर है, तो उसका टैक्स अलग लगेगा। किसी बस का टैक्स 10,000 रुपये प्रति माह है, किसी बस का टैक्स 40,000 प्रति माह है, किसी का 30,000 प्रति माह है। तो ऐसे अलग अलग टैक्स अलग अलग बसों का लग रहा है, और 1 माह हो गया आज बसों के पहिए बिल्कुल थम चुके हैं। तो ऐसे में इन लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, इस नुकसान की भरपाई हो पाना संभव नहीं है। ऐसे में शासन को कहीं ना कहीं मोटर मालिकों को राहत देना चाहिए टैक्स के अंदर, ये मेरा मानना है। रहा सवाल व्यवसाय का, तो आप जानते हो कि अभी जो सीज़न थी वो शादी ब्याह की सीज़न थी हिंदू धर्म के अनुसार, और ऐसे में कई कपड़ा व्यवसायी हैं, रेडीमेड वस्त्र व्यवसायी, जो कई कपड़ा व्यवसायी हैं, तो उन्होंने स्टॉक कर लिया था कपड़े का, और अब ऐसे में पूरी तरह से सीज़न समाप्त हो गई हैं। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान तो उनको भोगना पड़ेगा, क्योंकि रेडीमेड में आप जानते हो कि हर रोज़ नई डिज़ाइन बन के आती हैं, ठीक है ना, और लोगों को नया नया पहनना पसंद होता है। तो ऐसे में अब नुकसान तो उन लोगों को हुआ, क्योंकि लोगों ने स्टॉक मेंटेन कर लिया था, तो माल ऑलरेडी पड़ा हुआ उनके पास। अब वो कैसे स्टॉक को मेंटेन करें, कैसे माल को निकालेंगे। कई दुकानदार 20-20, 25-25, 33,000 रुपये प्रति माह का किराया भर करके और दुकान चला रहे हैं। तो ऐसे में क्या दुकान मालिक किराया छोड़ेंगे? तो ऐसे उनके सामने बहुत समस्याएं खड़ी हुई हैं। पर चूंकि सबसे पहले ज़रूरत है देश की, और इस बीच में जो एक हमने देखा था कि एक समाचार पत्र के प्रमुख पेज पर जो एक खबर छपी थी ऑनलाइन व्यापार को लेकर के, उसका खैर सभी व्यापारी वर्ग ने विरोध भी किया और सूचना मिली थी कि शायद वो आदेश निरस्त भी हो गया है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत ही नुकसान वाली बात है, आम आदमी के लिए तो बहुत ही नुकसान वाली बात है।
तो कहीं ना कहीं है ये चीज़ें, तो नुकसान तो होगा। अभी भी जैसा कि आप फील्ड में घूम रहे हैं अभी भी, और आज भी आप जैसे फील्ड करके अभी आए हैं, तो कलेक्टर महोदय द्वारा जो छूट नीमच ज़िले में जो छूट दी गई है, इसमें काफ़ी सारे व्यवसाय को खोलने की अनुमति भी दी गई है। तो ऐसे में जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, अभी भी हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि इसे छूट देना चाहिए या इसका समय बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? इस बारे में क्या? जहाँ तक लॉकडाउन में छूट मिली है तो वो छूट अति आवश्यक वस्तुओं के लिए दी गई थी, पर लोग हम देख रहे हैं कि लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। जब ये छूट नहीं मिली थी तो तब भी लोगों ने दुकानें खोल ली थी कि प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है, पर लोग इसका दुरुपयोग तो कर रहे हैं। या आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं नुकसान की बात तो है। अब ऐसे में आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर हर महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए अगर वो आगे आएंगे तो लॉकडाउन का पालन नहीं हो पाएगा। आपको याद हो तो भीलवाड़ा कलेक्टर महोदय ने कहा था, उनका एक वीडियो आया था, उसमें कहा था कि अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति को रोकना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, तब जाके कोरोना से जीत पाएंगे। तो कुछ दिनों के लिए हमें भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि नीमच ज़िले के मनासा तहसील के आसपास लगभग सभी क्षेत्र में कोरोना फैला हुआ है, ठीक है ना। चाहे वहाँ पर एक केस हो या 2 केस हो, लेकिन केस तो हो गए हैं। तो ऐसे में किसी चीज़ को हल्के में लेना या हल्के में भांपना नुकसानदायक तो साबित होगा ही होगा। अभी आज ही हमने घटना देखी है, भाटखेड़ नाके पर घटना घटित हुई। एक किसी विक्षिप्त महिला ने या बुजुर्ग महिला ने जो है कुएं में गिर कर के और आत्महत्या कर ली, या जो भी हुआ है। तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वहाँ किसी भी प्रकार के कानून का कोई पालन नहीं किया जा रहा था। खैर वहाँ पर पुलिस ने कोशिश भी की लोगों को हटाने की, लेकिन जिस अधिक मात्रा में वहाँ पर भीड़ जमा हुई थी उसकी तुलना में वहाँ पुलिस बल कम था, ये देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें नुकसानदायक होती हैं, लापरवाही भारी पड़ सकती है हमारे ऊपर। छोटी सी गलती हमें कह सकते हैं कि एक चूक हो जाएगी तो आगे जाके बहुत नुकसानदायक हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी इस व्यवस्थाओं का बहुत अभाव है। अभी तक हम अगर सुरक्षित हैं तो कहीं ना कहीं सिर्फ राम के भरोसे हैं। बाकी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था अच्छी है, सुचारू है। यहाँ के डॉक्टर से हम अपेक्षा करें कि वो कोरोना की दवाई ईजाद कर लेंगे, तो वो संभव नहीं है। हाथ से पद भी है पर संभव नहीं है। हाँ, बीएमओ मैडम बिल्कुल लगातार लगी हुई हैं व्यवस्थाओं संभालने में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां तो हैं। आपने देखा हो कि अभी हाल ही में इंदौर से 2 लड़के आए थे बाइक से, तो उन दोनों लड़कों को जो है आप मनासा प्रशासन ने नीमच क्वारंटाइन कर दिया, जबकि द्वारकापुरी धर्मशाला को पूरी तरीके से क्वारंटाइन वार्ड में बदल दिया गया है। वहाँ पर करीब 11 कमरे प्रशासन के द्वारा अधिकृत किए गए हैं क्वारंटाइन वार्ड के लिए। तो ऐसे में अभी तक जितने भी लोग यहाँ से बाहर आए, करीब 16 सैंपल की जांच सागर बयान जैसी खबर लिखी थी दशपुर एक्सप्रेस में, तो उसमें बताया था कि 16 सैंपल की जांच नमूने यहाँ से भेजे थे, उनमें से करीब 12 नेगेटिव आए थे और 4 के रिजेक्ट हो गए हैं। तो जो 4 रिजेक्ट हुए हैं उनके परिवार आज भी शहर में गाँव में विचरण कर रहे हैं। एक जिसकी रिजेक्ट हुई है वो चचोर का रहने वाला है, एक पालड़ा की बच्ची का रिजेक्ट हुआ सैंपल। तो ऐसे ही शहर के और भी हैं, या जो हम कह सकते हैं कि 2 लड़के इंदौर से आए थे उनके भी अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं है, तो उनका परिवार भी पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि भाई होम क्वारंटाइन है। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो लोग हैं, अब पहले जो भीड़ आई थी ज़्यादा संख्या में थे, अब जो लोग आ रहे हैं उनके फैमिली को या उन लोगों को जब यहाँ पर क्वारंटाइन की सुविधा उपलब्ध है, हम लोगों ने रूम लिए हैं, तो यहाँ पर उनको क्वारंटाइन करना चाहिए, ना कि उनको घर भेज देना चाहिए। तो ऐसी कुछ कमियां तो हैं यहाँ पर। बाकी अब ठीक है, जैसा सिस्टम जो हम पूछते भी हैं तो बताते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर ही हम कार्य कर रहे हैं। बाकी अभी जनता को जागने में समय लगेगा, मेरा मानना है। ये थे हमारे साथ संजय व्यास, मनासा प्रेस क्लब के अध्यक्ष, जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी से बचने के उपाय के साथ साथ कहाँ कमी है और क्या आर्थिक इससे नुकसान हो रहे हैं और सभी तरीके से इस पर प्रकाश डाला। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।